तो हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे थे, करेक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज कितने तरीके से होता है? 6 तरीके से। 3+3 बोलना था तुम्हें। 6 तरीके से डिस्चार्ज होता है। सबसे अच्छा तरीका परफॉर्म कर दो, खराब तरीका ब्रीच कर दो, उसके बीच में और भी 4 तरीके हैं। सबसे पहला म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड फोर्थ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। हमने म्यूचुअल कंसेंट देख लिया था। म्यूचुअल कंसेंट से कितने तरीके से डिस्चार्ज होता है? 5, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन और वेवर, बराबर। उसको हमने देखा था लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम पे हमें लिमिटेशन एक्ट वाला प्रोविजन ध्यान रखना है। एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमने 3 चीजें देखी थी, बाय मर्जर, अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन और इंसॉल्वेंसी। इम्पॉसिबिलिटी देख ली थी हमने। कितने तरह की इम्पॉसिबिलिटी है? 2। कौन सी? एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, करेक्ट। बस यहीं तक देखा था हमने। अब देखते हैं डिस्चार्ज के 2 और तरीके हैं। सबसे बेस्ट डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस 2 तरीके का हो सकता है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड या फिर टेंडर। मतलब अंडरस्टैंड, आप लॉजिकली सोचो। जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें कि एमएसडी बाइक लेके बाइक की डिलीवरी देने पहुंच गया, कहना इसे एमएसडी ने अपना परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया। विराट कोहली पैसे लेके नहीं आया, तो कहना इसे यहां पे विराट कोहली की गलती है। जिस दिन डिलीवरी देने की बात हुई थी उस दिन विराट कोहली पैसे लेके नहीं पहुंचा। उस दिन जब विराट कोहली पैसे लेके नहीं पहुंचा, कहना इसे अब अगर वो बाद में पैसे लेके आता है तो एमएसडी इज नॉट लाइबल कि वो उसे बाइक दे। पक्का? या तो आपको टाइम पे आना चाहिए था, आप अगर लेट करके आए हो तो आपको बाइक नहीं मिलेगी। श्योर? सो 2 तरीके डिस्चार्ज होने से। कहना इसे जस्ट बिकॉज एमएसडी ने परफॉर्म करने को टाइम पे ट्राई किया और विराट कोहली ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया, सो कहना इसे नाउ एमएसडी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पक्का? 10 तारीख की बात हुई थी बाइक के डिलीवरी की। 10 तारीख को एमएसडी तो बाइक लेके पहुंचा पर विराट कोहली पैसे लेके नहीं पहुंचा। सो कहना इसे अब जब 11 तारीख को विराट कोहली पैसे लेके आएगा तो फिर उससे बाइक नहीं मिलेगी। पक्का? श्योर? आओ डिटेल में देखें इन चीजों को। कितने तरह के परफॉर्मेंस होंगे? 2 तरह के। कौन से? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। देखो, अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? तो इसका आंसर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हु कैन परफॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर सेल्फ। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वही परफॉर्म करेगा और वो चाहे तो एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है, अपने बिहाफ में किसी और को अपॉइंट कर सकता है परफॉर्म करने के लिए। लाइक एमएसडी ने जब विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल हिज बाइक, एमएसडी खुद भी बाइक सेल करने जा सकता है, बाइक की डिलीवरी देने जा सकता है, या फिर वो चाहे तो अपने बिहाफ में किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो उसके बाइक को सेल करेगा। क्लियर है? पक्का? नाउ
अगर यहां पर प्रोमिसर प्रोमिसी की डेथ हो गई, ऑफरर ऑफरी की डेथ हो गई, सो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एजेंट परफॉर्म करेगा। पक्का? पर अगर पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इसमें आपको, राइट, कि यहां पे अगर इसकी डेथ हो गई तो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो यहां पे पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ परफॉर्म करना पड़ेगा। लाइक अगर मैंने अरिजीत सिंह को बुक किया किसी शो में गाना गाने के लिए, उसकी जगह दूसरा पर्सन चलेगा क्या? जिसको बुक किया वही पर्सन चाहिए, राइट? अगर इसकी डेथ हो गई देन देयर वुड बी नो परफॉर्मेंस। पक्का? श्योर? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में देन देयर वुड बी नो परफॉर्मेंस। क्लियर है? दोनों केस में एक बात ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड से इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन खुद परफॉर्म कर सकता है या अपने बिहाफ में किसी को अपॉइंट कर सकता है परफॉर्म करने के लिए, या फिर उसके डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। और सेल्फ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सनल स्किल्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके बिहाफ में कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, ना आपके अलाइव रहते हुए ना आपके डेथ के बाद। पक्का? अनलेस अदरवाइज अग्रीड है मतलब क्या हो गया इन लाइंस का, कि अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे अगर तो एजेंट को परफॉर्म करने से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करने से रोक सकते हैं। सिमिलरली पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख दे अगर, तो पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट को परफॉर्म करना अलाउ कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम पर्टिकुलरली मेंशन करके एजेंट को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यानी मैं ऐसा बोलूं क्या, ये आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जिंदा रहते हुए ये मरने के बाद, दिस इज व्हेन यू आर अलाइव, दिस इज व्हेन पर्सन इज डाइड। पक्का? सो कहना इसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में खुद भी परफॉर्म कर सकते हो और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है। पर्सनल स्किल्स में सिर्फ खुद परफॉर्म कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट? सो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब हो जाएगा कि अगर हम पर्टिकुलरली मेंशन कर दें तो हमारे बिहाफ में कोई और परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नॉर्मली करना अलाउड है, हम लिख देंगे तो नहीं कर पाएगा, और पर्सनल स्किल्स में नॉर्मली करना अलाउड नहीं है, हम लिख देंगे तो कर पाएगा। मतलब अगर मैंने अरिजीत सिंह को बुक किया तो उसके बिहाफ में कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, पर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ठीक है अरिजीत सिंह और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, तो फिर अब उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन परफॉर्म कर सकता है। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सो हु कैन परफॉर्म नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, सेल्फ या फिर आपका एजेंट, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एजेंट, पर्सनल स्किल्स में ओनली सेल्फ, और डेथ के केस में नो परफॉर्मेंस। या उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये पॉइंट समझ में आया सबको? क्या? वही तो एक्सप्लेन किया अभी,
हाँ, तो उसी में अनलेस अदरवाइज एग्रीड, दोनों में अनलेस अदरवाइज एग्रीड है। इसमें अनलेस, इधर फिर से देखो एक बार सब, इधर अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब क्या है कि नॉर्मली ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, पर अगर मैं लिख दूं तो ये तीन, ये 1 2 3 परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कि आपके बिहाफ में कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहां पे अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब कि नॉर्मली आप सिर्फ खुद परफॉर्म कर सकते हो, आपके बिहाफ में ना अलाइव रहते हुए ना डेथ के बाद कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेंशन कर दूं तो आपके बिहाफ में या तो अलाइव या डेथ के बाद कोई भी पर्सन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है सबको अभी? प्रॉमिसर प्रॉमिसी, चले आगे। देखो सेक्शन 37 प्रोवाइड्स दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, कि या तो परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या ना, इसे ऑफर टू परफॉर्म ही मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया। ऑफर टू परफॉर्म मतलब मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया, कि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। पक्का? Unless such performance is dispensed with or excused under the provision of Indian contract or any other law. Dispensed मतलब waive off, dispense कर दिया, जाने दिया, right? Waive off, to let go, waive off, to let go। कि लॉ ने बोल दिया जाने दो, परफॉर्म नहीं करना। अभी लॉ कैसे बोल सकता है परफॉर्म नहीं करना? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट? अगर प्रॉमिसर का डेथ हो जाए बिफोर परफॉर्मेंस तो कौन परफॉर्म करेगा? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर। पक्का? श्योर? तो एक बार आप लोग क्विकली ये पॉइंट अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल रीड करेंगे। एकदम सिंपल पॉइंट है। हमने जो बात डिस्कस की उसमें कहीं पे भी कंफ्यूज हो क्या? तो फिर ये दोनों पॉइंट अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल रीड करेंगे एक बार। मतलब टेंडर किया आपने, ट्राई किया परफॉर्म करने का, सामने वाला परफॉर्म नहीं करने दे रहा, दूसरा परफॉर्म नहीं होता, आप अटेम्प्ट करना, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट से कैसे ब्रीच हुआ? हाँ, सामने वाले का ब्रीच हुआ ना, तो ब्रीच में आएंगे तो उसको देखेंगे। अभी तो हम इधर जिसने परफॉर्म किया उसकी तरफ से देख रहे हैं ना। मैंने क्या बोला, जब भी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मानना है बाकी सारा सही है, वरना देखो कैसे होगा, हम पढ़ रहे परफॉर्मेंस है, तुम ब्रीच में उलझ जाओगे, परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। देखो यहां पे हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आया।
एक्चुअल मतलब हमने परफॉर्म कर दिया, काम खत्म। अटेम्प्टेड मतलब हमने परफॉर्म करने का ट्राई किया, सामने वाले ने हमें परफॉर्म नहीं करने दिया। कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है दोनों पॉइंट अलॉन्ग विथ एग्जांपल? चलो तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंडर परफॉर्मेंस मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा एक मिनट, उससे पहले इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। हाँ बोलो। सर्विस डिपेंड करता है कैसी सर्विस है। लेट्स से अगर मैंने अगर कोई पर्सनल स्किल की सर्विस बुक की है तो परफॉर्म नहीं होगा, राइट। अगर लेट्स से मैंने अर्बन कंपनी से कोई सर्विस बुक की है, लेट्स से मेरे को जो प्रोफेशनल उसमें असाइन था उसकी डेथ हो गई, कंपनी दूसरा प्रोफेशनल असाइन कर देगी, तो उसके बिहाफ में दूसरा आ गया। नहीं, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करना, बस परफॉर्मेंस, बस सेल्फ बेस्ड मतलब पर्सनल स्किल्स और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंग्विश करना है। और वो डिस्टिंग्विशमेंट हमको यहां पे दिखता है, देखो। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, वी नो बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, और इन केस ऑफ डेथ प्रोमिसर हिमसेल्फ और द एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, और इन केस ऑफ डेथ बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। पक्का? तो एक बार हम फिर, और अच्छा, और पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो तो, पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो तो नो पर्सन। पक्का? तो एक बार हम ये देख लेंगे, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अलॉन्ग विद बोथ एग्जाम्पल्स इस कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। क्या? कहां पे? कंपिटेंट मतलब कोई भी पर्सन जिसकी कैपेसिटी हो, जो कंपिटेंट हो, कि आप किसी भी पर्सन को हायर कर सकते हो, एनी कंपिटेंट पर्सन हो जिसकी भी कैपेसिटी, उसे आप हायर कर सकते हो आपके बिहाफ में परफॉर्म करने के लिए। अरे यही तो एजेंट हो गया, अपने बिहाफ में किसी को रख रहे हो परफॉर्म करने के लिए, अपने बिहाफ में किसी को रख रहे हो परफॉर्म करने के लिए, एजेंट। अगर आप कमीशन बेसिस पे रख रहे हो, एजेंट हो गया, राइट। सैलरी बेसिस पे रख रहे हो, आपका नॉर्मल एम्प्लॉय हो गया, बराबर। सर एग्जाम में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बेटर आप एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज करो, एम्प्लॉय वर्ड यूज मत करना, राइट। यहां पे देखो, यहां पे एम्प्लॉय मतलब हायर करने वाला एम्प्लॉय है, काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं, राइट। एम्प्लॉय है कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब टू हायर, इसका मतलब है टू हायर। और कॉम्पिटेंट मतलब जिस पर्सन की कैपेसिटी, एंड वी ऑलरेडी नो कैपेसिटी किसकी होती है, कोई बताएगा किसकी कैपेसिटी होती है? 3 लोगों को छोड़ के सबकी। कौन कौन 3? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और अदर वे में बोलूं किसकी कैपेसिटी होती है? 3 लोगों की, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पक्का? वेरी गुड। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, श्योर। सो हम यहां पे लिख लेते हैं इसका क्रक्स, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। सो 2 पार्ट में, सबसे पहला नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड बाय सेल्फ और एजेंट, और डेथ के केस में
LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ओनली सेल्फ। डन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो बोलो, लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। 2 लाइन लिखने में भी इतना टाइम लगाओगे? 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर खत्म करना है। डन। चलो, टेंडर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस 2 तरह का हो सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, कुछ यार डिटेल में देखने को है ही नहीं उसमें। आपने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म। आप नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ में किसी ने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म। डेथ हो गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म। अब परफॉर्मेंस का एक और तरीका क्या है? टेंडर परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, राइट? नाउ इन केस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट इट इज समटाइम्स सफिशिएंट इफ द प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसर ने अपना साइड परफॉर्म कर दिया, अपना साइड परफॉर्म कर दिया, उसी से माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। देन इफ द परफॉर्मेंस इज रिजेक्टेड द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी। अगर परफॉर्मेंस रिजेक्ट हो गया, अच्छा पहले तो रिजेक्ट करेगा कौन? काउंटर पार्टी। ऑफरर परफॉर्म कर रहा है, ऑफरी रिजेक्ट करेगा। ऑफरी परफॉर्म कर रहा है, ऑफरर रिजेक्ट करेगा, पक्का। काउंटर पार्टी ने जब रिजेक्ट कर दिया, काउंटर पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, तो जो प्रोमिसर है यानी कि जो परफॉर्म कर रहा है, ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी। अच्छा, मैं इस तरीके से बोलूं कि इसको ध्यान से समझना। विराट कोहली को एमएसडी को 5 लाख रुपीज नाउ, 5 लाख रुपीज 30 डेज फ्रॉम नाउ, 10 लाख रुपीज एट टाइम ऑफ डिलीवरी एंड 5 लाख रुपीज 30 डेज फ्रॉम डिलीवरी, ऐसे देना था। उसने अभी 5 लाख रुपए दे दिया। 30 दिन बाद 5 लाख रुपए वो देने गया, एमएसडी लिया ही नहीं पैसे, एमएसडी पैसे लिया ही नहीं। अब क्या 31st डे एमएसडी पैसे डिमांड कर सकता है? क्या डिलीवरी के टाइम वो बोल सकता है कि भाई एक काम कर 15 लाख रुपए ले आ, डिलीवरी ले जा? क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, पक्का। क्योंकि अगर आपने परफॉर्मेंस करने का ट्राई किया एंड द परफॉर्मेंस इज रिजेक्टेड, सो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं फ्रॉम दी फर्दर लाइबिलिटी, पक्का। सर पर यहां पे तो प्रोमिसर वर्ड यूज किया हुआ है, यहां पर तो प्रोमिसर वर्ड यूज किया हुआ है, पर आइडियली प्रोमिसर तो एमएसडी हुआ, विराट कोहली तो प्रोमिस ही हुआ, करेक्ट। लॉ एक के तरफ से ही ड्राफ्ट किया हुआ है, पर लॉजिकली पॉइंट तो दोनों कनेक्ट होता है ना। नहीं सर हम कैसे मान ले, कहां लिखा हुआ है दोनों से कनेक्ट होगा? वो सीए इंटर में सीखोगे। सीए इंटर में एक लॉ आएगा छोटा सा, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो हमें सिखाता है कि ऐसे सिचुएशन में लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, कि अगर एक पार्टी के बारे में लिखा हुआ है, सेम सिचुएशन में दूसरे पार्टी को भी मान लेना है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ में एक जगह लिखा हुआ है, आप सीए इंटर में पढ़ोगे वो भी, दैट ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक, ऐसा लाइन लिखा हुआ है लॉ में। तो नाम भूल गया मैं, तुम्हारा क्या है? मयूरी। मयूरी बोलने लग गई, बोले सर लॉ में क्या लिखा है? ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक ना, मैं तो शी हूं, लीगली करेक्ट है। और ये करण, मैंने क्या बोला? ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक, ये पेपर में लिख के बात पकड़ा दिया मेरे को। सर लॉ ने क्या बोला? ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक, मैं तो लिख के दे रहा हूं, लीगली ये भी सही है। पर अब सोचो, क्या लॉ मेकर का बोलने का मतलब ये रहा होगा कि लड़कों को नहीं बोलने देंगे, लड़कियों को बोलने देंगे? या मुंह से मत बोलो, कागज में लिख के दो, चलेगा? हमारा मतलब क्या रहा होगा कि तुम उस सिचुएशन में अपना पॉइंट नहीं रखोगे। जैसे याद करो लॉ बनाते समय फर्स्ट रीडिंग, कि सबको बैठ के सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, तो वहां कोई लिख के दे दे
कि बोलने मना किया था, लिखने थोड़ी ना मना किया था। तो लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था उस टाइम पे? आपको अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने पॉइंट्स रखने ही नहीं है। करेक्ट। सो एक लॉ है जनरल क्लॉजेस एक्ट जो बताता है इन तरह के सिचुएशन में कैसे इंटरप्रेट करें। बिकॉज डायरेक्टली इंटरप्रेट करें तो ये भी सही हो जाएगी बोलने में, ये भी सही हो जाएगा लिखने में। राइट। सो वही लॉ हमारी हेल्प करता है जो बोलता है कि आपको भले यहां प्रोमिजर की तरफ से लिखा हुआ है पर सेम चीज अगर प्रोमिज ही करेगा तो उसके एंगल से भी देख लो। और एकदम लॉजिकल है ना, कि ऐसा थोड़ी ना प्रोमिजर परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, प्रोमिज ही परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। रिवर्स भी तो हो सकता है कि प्रोमिज ही परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, प्रोमिजर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा अगर उसके बाद भी हम प्रोमिज ही को लाइबल रखें तो। राइट। अभी अगर मैं इसको वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करूं, खाली लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं, इसका ग्रामर मीनिंग देखूं तो क्या होगा कि जब विराट कोहली पैसे देने गया और एमएसडी पैसे एक्सेप्ट नहीं किया, विराट कोहली कौन है? प्रोमिजी। यहां किसका नाम लिखा हुआ है? प्रोमिजर। कि प्रोमिजर परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, प्रोमिजी के परफॉर्म करने पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। यानी कि विराट कोहली जब पैसे देने गया, एमएसडी ने पैसे नहीं लिए, तो एज पर दिस प्रोविजन अगर इसको एज इट इज फॉलो कर लूं मैं तो क्या होगा? विराट कोहली विल स्टिल बी लाइबल। गलत नहीं हो जाएगा ये कि विराट कोहली ने पैसे देने की ट्राई किया, एमएसडी ने पैसे रिसीव नहीं किए, फिर भी आप बोल रहे हो विराट कोहली अभी भी लाइबल रहेगा, तो आइडियली गलत हो जाएगा नहीं विराट कोहली के साथ। राइट। सो लॉ बोलता है यहां पे आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, एज इट इज इंटरप्रिट नहीं करना है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना है, लॉजिकल मीनिंग निकालना है। सर ये कौन बोलता है हमें? वही जनरल क्लॉजेस, सीए इंटर। राइट। फटाफट बस कुछ महीनों में ही सीखना है, अभी तो सीए इंटर ना 3 महीने की बात है। सो 3 महीने बाद यही चीज को हम डिस्कस करेंगे, तब मैं याद दिलाऊंगा, देखो फाउंडेशन में बोला था। सो अगर प्रोमिजी भी परफॉर्म करने का ट्राई करे और प्रोमिजर उसे परफॉर्म ना करने दे तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम हम ये कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ड से, प्रोमिजर प्रोमिजी से, दोनों तरफ से कोई भी पार्टी परफॉर्म करने का ट्राई करे, दूसरा पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। पक्का? श्योर? चल सकते हैं आगे। अब यहां पे डिस्चार्ज बाय टेंडर होने के लिए, वैलिड टेंडर होने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ था वैसा का वैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। बात 5 लाख रुपए की हुई थी, विराट कोहली 2.5 लाख रुपए लेके आया, अब एमएसडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सही किया गलत किया? सही किया। बात बाइक देने की हुई थी, एमएसडी खाली आगे वाला व्हील लेके आया, पीछे वाला लेके ही नहीं आया। राइट। बोला आगे वाला व्हील रख ले, सीट रख ले, बाकी बाद में देता हूं। अब बताओ डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? विराट एमएसडी नहीं हुआ, डिफेक्टेड परफॉर्मेंस है ना। वो सिर्फ एक आगे का चक्का लेके पहुंच गया बाइक का, और विराट कोहली को बोलता है एक बार ये रख ले, बाकी बाद में देता हूं। क्या विराट कोहली बाउंड है एक्सेप्ट करने को? अब जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम बोलोगे भाई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गया एमएसडी? नहीं। पक्का? क्योंकि परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था वैसा का वैसा। पक्का? इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जो टाइम एंड प्लेस डिसाइड किया था उसी जगह पे करिए। हमने डिसाइड किया था कि हम मुलुंड स्टेशन के बाहर बाइक की डिलीवरी करेंगे, विराट कोहली वहां आके वेट कर रहा है, एमएसडी बोला नहीं वहां नहीं, मेरे घर आ जा, मेरे घर पे आके बाइक ले जा। विराट कोहली लेने नहीं गया बाइक। क्या अभी आप बोलोगे एमएसडी डिस्चार्ज हो गया? पक्का? क्योंकि ये वैलिड टेंडर या वैलिड अटेम्प्ट नहीं है। The tender, if it's related to delivery of goods, then promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the things offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. मतलब जैसा बात हुआ था वैसा गुड्स दे रहे हो, ये बात को आप चेक करने का मौका मिलेगा। राइट। अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन मिलेगा कि भाई जैसा गुड्स की मैंने बात की थी वही गुड्स आया है कि नहीं। राइट। पता चला मैंने बात की थी 100 रुपीज केजी वाले राइस की, मेरे पास आया है 60 रुपीज केजी वाला राइस, तो मुझे एक बार चेक करने का मौका दो। करेक्ट। टेंडर मेड टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैव द सेम इफेक्ट एज टू टेंडर टू ऑल ऑफ देम। सर अब ये क्या होता है? यहीं से हमारा नया टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा, जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पूरा टेंडर परफॉर्मेंस समझ में आया क्या? तो फिर मैं जॉइंट प्रोमिसर जॉइंट प्रोमिसी पे चलूंगा। टेंडर परफॉर्मेंस में कोई क्वेरी है क्या? तो एक बार क्विकली टेंडर परफॉर्मेंस रीड कर लो, ताकि कोई क्वेरी है तो यहीं पे सॉल्व कर ले। राइट। बस लास्ट पॉइंट जो है ना, इसको हम जॉइंट प्रोमिसर में वापस कनेक्ट करके यहां वापस आएंगे।
लास्ट में बड़ा सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर ज्वाइंट प्रोमिसेस है, किसी एक को भी टेंडर कर दिया तो माना जाएगा सबको टेंडर कर दिया। कि अगर ज्वाइंट प्रोमिसी है और किसी एक को भी अटेम्प्ट कर दिया तो माना जाएगा सबको अटेम्प्ट कर दिया। पूरा टेंडर, पूरा टेंडर। सुन नहीं रहे थे? चलो सुनो, ठीक है, रीड करो फिर बताता हूं, बाकी सबका भी रिकॉल हो जाएगा, पहले रीड कर लो। देखो, परफॉर्मेंस दो तरह के होते हैं, एक्चुअल और टेंडर। टेंडर परफॉर्मेंस पे सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, टेंडर परफॉर्मेंस मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि हम परफॉर्म करने को ट्राई कर रहे हैं, सामने वाला हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। लाइक विराट कोहली अगर पैसे लेके आया, एमएसडी पैसे रिसीव नहीं कर रहा है, एमएसडी बाइक लेके गया, विराट कोहली बाइक रिसीव नहीं कर रहा है, इसे क्या मानेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि टेंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, टेंडर परफॉर्मेंस के लिए कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहला, परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, कंडीशनल परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। सेकंड, इट मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, राइट? जिस टाइम एंड प्लेस पे डील किया गया है उसी टाइम एंड प्लेस पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट, हमारा गुड्स से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो हमें मौका मिलना चाहिए गुड्स को चेक करने का कि जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही गुड्स है कि नहीं। लाइक एमएसडी पहुंचा बाइक की डिलीवरी देने, विराट कोहली भी आया बाइक की डिलीवरी लेने, विराट कोहली को बाइक कहीं दिखी नहीं, वो पूछा बाइक कहाँ है, बोला वो स्टेशन के पीछे वाले गली में खड़ी है। तो विराट कोहली बोला चलो ठीक है वहीं चलते, मैं बाइक देख लेता हूँ फिर पैसे दे देता हूँ। तो एमएसडी बोलता नहीं पैसे दे दो, तुम वहां से बाइक स्टार्ट करके चले जाना। विराट कोहली नहीं, मैं एक बार बाइक देख लेता हूँ। एमएसडी बोलता नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, पैसे दे दो, मैं इधर से निकलता हूं, तुम उधर अपना बाइक लेके निकल जाना। कहना इसे यहां पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से आप डिस्चार्ज नहीं होगे, क्योंकि जो गुड्स था उसको चेक करने का मौका नहीं दिया गया ऑफरी को। पक्का? एंड लास्ट, अगर सेवरल ज्वाइंट प्रॉमिस है तो किसी एक को भी अगर आप अटेम्प्ट कर दोगे माना जाएगा सबको अटेम्प्ट कर दियो। क्लियर है ये? पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? नाउ बीच में एक टॉपिक छूटता है, लेकिन जब मैं यहां पे ज्वाइंट प्रोमिसी की बात किया तो पहले मैं ज्वाइंट प्रोमिसी डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना, ज्वाइंट प्रोमिसी क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ए, बी और सी ने मिलके एक्स को प्रॉमिस किया कि ये इन्हें मैसेज देंगे, ये इन्हें मैसेज देंगे, राइट? दीज थ्री आर नोन एज ज्वाइंट प्रोमिसर। पक्का? इधर फोकस, इधर बातों में नहीं। सिमिलरली, अगर ए ने एक्स, वाई और जेड को प्रॉमिस किया मैसेज देने का और मैसेज लेने का, दीज आर नोन एज जॉइंट प्रोमिजी। श्योर?
कोई कंफ्यूजन इसमें? नाउ एक्स वाई जेड तीन ने मिलके सोचा, सॉरी ऊपर वाले एग्जाम्पल पे ही चलते हैं, ए बी सी तीनों ने मिलके सोचा एक कार खरीदने का, इधर शोरूम है एंड पैसे देने का। तीन जन मिलके एक कार खरीद सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें। ये सारे क्या हो गए? जॉइंट प्रोमिजर। ये शोरूम वाला प्रोमिजी, पक्का। शोरूम वाला अगर सिर्फ सी को कार देगा तो माना जाएगा उसने अपना लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया है, पक्का। शोरूम वाला पूरा का पूरा पैसा किसी भी एक पर्सन से रिकवर कर सकता है। मान लो 9 लाख की कार थी, शोरूम वाला ए से पूरे 9 लाख रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 लाख ए को दे, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 लाख ए को दे, पक्का। कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर। अब ये उल्टा देखो तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि अगर ए ने एक्स वाई जेड को कार देने की बात की एंड पैसे लेने थे, करेक्ट। ट्रांजैक्शन सेम है, बस फ्लो का फर्क है। यहां पे एक्स वाई जेड ने मिलके ऑफर दिया था, ये प्रोमिजर बन गए, ये प्रोमिजी बन गया। यहां पे ए ने सिर्फ एक्स वाई जेड को ऑफर दिया था, ए प्रोमिजर बन गया, तीनों प्रोमिजी बन गए। तो सिर्फ फ्लो का फर्क है कि कौन ऑफर दे रहा है, उसका फर्क है, राइट। ट्रांजैक्शन तो सेम ही हो रहा है। जिस तरह वहां शोरूम वाला किसी भी एक को कार दे रहा था, यहां पे ए एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को कार दे देगा, किसी भी एक से पैसे रिकवर कर लेगा, करेक्ट। कहना इसे सिर्फ एज पर दी ऑफर फ्लो का फर्क आ गया है। ऑफर कौन देगा? जिसकी भी इच्छा प्लस जो भी पूछ ले, जिसका भी इच्छा प्लस पूछा होगा उसने ऑफर दे दिया। कहना इसे सिर्फ फ्लो का फर्क है, बात तो एक ही है। श्योर। इस सिचुएशन में भी कहना इसे जेड पूरा पैसा ए को दे सकता है, फिर वो एक्स और वाई से रिकवर कर लेगा। श्योर। सबको जॉइंट प्रोमिस में फर्क समझ में आया ना, कि सेम ट्रांजैक्शन में फ्लो के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएगी। तीन जन मिलके एक को ऑफर दे रहे हैं, जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर यानी कि प्रोमिजर। अगर प्रोमिजर एक से ज्यादा है तो जॉइंट प्रोमिजर हो गए, जो ऑफर ले रहे हैं वो एक से ज्यादा है तो जॉइंट प्रोमिजी हो गए। प्रोमिजर प्रोमिजी में तो यही फर्क है ना, प्रोमिजर ऑफर देने वाला, प्रोमिजी ऑफर लेने वाला। प्रोमिजर मतलब ऑफरर, प्रोमिजी मतलब ऑफरी। अगर एक से ज्यादा जन ऑफर दे रहे हैं जॉइंट प्रोमिजर, एक से ज्यादा जन ऑफर ले रहे हैं जॉइंट प्रोमिजी, पक्का। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, एकदम सिंपल। देखो अभी एक बात समझो, मान लो ए बी और सी जॉइंट प्रोमिजर मिलके एक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए बी और सी को इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक्स को 9 लाख रुपीस देने थे, एक्स को इनसे 9 लाख रुपीस लेने थे, पक्का। अब जब ये 9 लाख रुपीस का लेट से पेमेंट नहीं कर रहे हैं ए बी और सी तीनों, तो कहना इसे एक्स ए बी सी के ऊपर एक्शन लेगा, पक्का लेगा ना। नहीं कौन बोल रहा है बीच में से? अरे यार मैंने क्या बोला, जब एक कौन समझ लो, ये लो, खुश खुश। क्या होगा? नाम भूल गया मैं तुम्हारा, क्या है? राहुल। अगर जब हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, दूसरों को मैंने क्या बोला है मान के चलो, दूसरे सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। अभी तुम बोलोगे सर एक्स माइनर हुआ तो, फिर तुम बोल दो एक्स चाइना का और इंडिया चाइना का वॉर चल रहा हुआ तो, फिर तुम बोल दोगे कार ही डिस्ट्रॉय हो गई तो, राइट। उससे क्या होगा, जो पॉइंट समझना है हमको वो हम नहीं समझ के बाकी सारों में घूमते रहेंगे। जब एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मानना है कि बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे होंगे, राइट। बिकॉज अगर वो हो रहे हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। और मैं बोलता हूं मान लो नहीं भी हो रहे, एक बार को यहां पे मान लेते ये कुछ नहीं दे रहा, तो कुछ नहीं ना, इसने जब एक्शन लिया वो वैलिड एक्शन नहीं होगा, खत्म बात। ये एक्शन फाइल करेगा, इसका एक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। ये कोर्ट में केस फाइल करने जाएगा, कोर्ट इसका केस एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। वो तुम्हें 9 लाख रुपए देने की बात करे, तुम रिटर्न में क्या दे रहे थे? कुछ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो एक्शन नहीं हो सकता, बराबर। सो हमें तो ये पता ही है ना कि अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आई होप अब हम उसमें उलझ के नहीं रहेंगे, करेक्ट। हमें एक्चुअल एसेंस समझना है कॉन्सेप्ट का।
सो ए बी और सी को मिलकर 9 लाख रुपीस देने, इसने कुछ मैसेज दिया होगा उसके अगेंस्ट देने, ठीक है, खुश। सो एक्स इन तीनों में से किसी से भी रिकवर कर सकता है, एंड जिससे रिकवर करेगा बाकी दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्सन को कंपनसेट कर दे। श्योर? अब बात समझना, एक्स का सी से बहुत अच्छा टर्म्स है, ठीक है। एक्स बोलता मैं सी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लूंगा, मैं सी से पैसे रिकवर नहीं करूंगा। कहना इसे एक्स ने सी को रिलीज कर दिया। एक्स बोलता मैं सिर्फ ए और बी के ऊपर ही एक्शन लूंगा, ले सकता है, लीगली उससे अलाउड है, तीनों में से किसी के ऊपर भी एक्शन है, किससे भी रिकवर करना। एक्स ने ए से पूरे के पूरे 9 लाख रुपीज रिकवर कर लिए, पर सी को रिलीज कर दिया। अब क्या 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए बी बियर करे, क्योंकि सी को तो रिलीज कर दिया, ऐसा करे? पर डोंट यू फील ये गलत है? ए और बी एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे? सी को एक्स ने रिलीज किया है, मतलब एक्स डायरेक्टली सी से पैसे नहीं मांगेगा। एक्स ने ए से 9 लाख रुपीस मांगे, ए ने 9 लाख रुपीस दे दिए। अब जस्ट बिकॉज सी को रिलीज कर दिया एक्स ने, डजंट मीन कि उसका जो ऑब्लिगेशन ए और बी की तरफ है, सॉरी, उसका जो ऑब्लिगेशन ए और बी की तरफ है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे और बी को भी 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, पक्का? दो बातें ध्यान रखना, अगर प्रोमिजी ने एक जॉइंट प्रोमिजर को, प्रोमिजी ने एक जॉइंट प्रोमिजर को रिलीज कर दिया है, इससे दो बातें नहीं होगी। पहली, बाकी के जॉइंट प्रोमिजर डिस्चार्ज नहीं होंगे, एंड जिस प्रोमिजर को प्रोमिजी ने रिलीज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिजर खत्म नहीं होगी, पक्का? ये बात क्लियर है हमको? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूज लग रहे हो? यस, करेक्ट। एक्स डायरेक्टली सी पे एक्शन नहीं ले रहा। देखिए इन कॉन्सेप्ट्स को, दिस इज नोन एज डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लाइबिलिटीज। मुझे एक बात बताओ, जॉइंट लाइबिलिटीज यानी मैं इस ट्रांजैक्शन में किसके तरफ से देख रहा हूं? एबीसी की तरफ से कि एक्स की तरफ से? एबीसी, एक्स की तरफ से। ओके ठीक है, अच्छा सॉरी, हमने फ्लो चेंज कर दिया ना, हाँ, एबीसी की तरफ से, एबीसी की तरफ से, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी 9 लाख रुपीज पे करना, राइट? उसके बाद टॉपिक है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, यानी इसमें हम देखेंगे एक्स की तरफ से, पक्का? आओ देखना स्टार्ट करें, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि वेयर 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सच पर्सन शुड परफॉर्म द प्रॉमिस, राइट? यानी कि सर इसने एक बात बोली कि अगर ए बी और सी ने मिलके एक्स को प्रॉमिस किया है तो कौन परफॉर्म करेंगे? तीनों। ए की डेथ हो गई तो बी प्लस सी प्लस ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर बी की भी डेथ हो गई, सर सी की भी डेथ हो गई, एक्स की भी डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म होगा? राइट? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को कार देगा, बी ए को पैसा देगा, ये प्रोमिजर, ये प्रोमिजी। बी का डेथ तो क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव को कार दे दो, बराबर? पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है, तो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है ये हमें ऑलरेडी मालूम है। परफॉर्म कौन करेगा? खुद। अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली आपको मिलके परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? क्या मतलब अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड? कॉन्ट्ररी मतलब आपने कुछ और मेंशन किया तो, कुछ और बोला तो वो मानेंगे, अदरवाइज ये मानेंगे।
डन. देखो, इफ एनी वन ऑफ देम डाइज हिज रिप्रेजेंटेटिव्स क्वाइट जॉइंटली विथ सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, मतलब जो जिंदा बचा या जिंदा बचे उनके साथ जिसका डेथ हो गया उसका रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेगा. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलके प्रॉमिस फुलफिल करेंगे. क्लियर है? पक्का? अगर 2 or more person have made a joint promise, the promise may, in the absence of an express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of promise. क्या हो सकता है सर? क्या बोला यहां पे हमने कि अगर 2 से ज्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, then the promise may, in the absence of express agreement to the contrary, कंपेल एनी वन और मोर जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ प्रॉमिस. जो हमने बोला कि एक्स किसी भी एक पर्सन से प्रॉमिस परफॉर्म करा सकता है. राइट? यहां पे करेक्ट कर लेंगे, ये प्रॉमिस नहीं होगा, द प्रॉमिजी होगा. द प्रॉमिजी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ प्रॉमिस, कि एक्स ए बी या सी किसी भी एक पर्सन से पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने बोल सकता है. राइट? हमने देखा था ना कि पूरा 9 लाख रुपए सिर्फ ए से ले लिया, फिर ए का राइट, ए के पास राइट है कि वो बी और सी से रिकवर कर सकता है. कोई कंफ्यूजन? चलो एक बार ना ये पॉइंट रीड करेंगे ना, ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर. डन. ये लाइन ने क्या बात किया? ये लाइन ने हमें क्या बताया? जो बी और सी से ए रिकवर कर सकता है पैसा, उसकी बात कर रही है. पहले हमें क्या बोला? इधर देखो सब, पहले हमें क्या बोला? अगर जॉइंट प्रोमिसर है तो प्रोमिसी किसी भी एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, और जब कोई भी एक पर्सन परफॉर्मेंस किया है तो उसके पास राइट है बाकी सारे प्रोमिसर से रिकवर कर सकता है. कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर? सो कैन आई से डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज क्लियर है हमको? तो यहां पे एक एग्जांपल्स दिए मैंने कुछ. एग्जांपल से पहले ये पॉइंट रीड करेंगे. वेयर 2 और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर, एक्स ने सी को परफॉर्मेंस से रिलीज कर दिया. बाय द प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स. उसका मतलब ये नहीं कि ए और बी भी डिस्चार्ज हो जाएंगे. नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज, यानी हमारे एग्जांपल के हिसाब से सी जिसको रिलीज किया गया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा. यही हमने देखा था एग्जांपल में कि अगर एक्स ने सी को रिलीज कर दिया, उससे ए और बी रिलीज नहीं होंगे, और ना ही सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ए और बी खत्म होगा. पक्का? यस. उस पे आता हूं, मेरे को एग्जांपल डिस्कस करूंगा मैं भी. देखो अभी यहां पे 2 एग्जांपल है. पहले एक्स वाई एंड जेड. क्या हो गया इधर? फोकस. मेक अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे 5000 टू ए, कि एक्स वाई और जेड मिलके ए को 5000 देने वाले थे. Z is unable to pay any amount and X is compelled to pay whole. X ने पूरा का पूरा 5000 पे कर दिया. Z एक भी रुपए देने के लिए केपेबल नहीं है. राइट? अगर Z ने अपना शेयर दे दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया तो अब X क्या करे? X क्या करे? X is entitled to receive rupees
3000 फ्रॉम वाई। एक मिनट, करेक्ट कर लो, 2500। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके इसी एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम में केस स्टडी बन के आता है। एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6000 टू ए। एक्स ने, वाई ने और जेड ने मिलके ए को कितने पैसे देने का प्रॉमिस किया? 6000। ए किसी से भी रिकवर कर सकता है पूरा का पूरा अमाउंट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ इन द अबव एग्जाम्पल इमेजिन जेड इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। जेड से पूरा अमाउंट रिकवर कर लिया गया। जेड ने पूरा 6000 रुपए दिया। अब एक्स और वाई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जेड को 2-2000 रुपए दे, एक्स भी 2000 रुपए दे जेड को और वाई भी 2000 रुपए दे जेड को। नाउ एक्स इज इंसॉल्वेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। पर उसके एसेट से 1000 रुपए मिल रहे हैं, उसके एसेट से 1000 रुपए मिल रहे हैं, यानी एक्स को देने का लाइबिलिटी कितना था? 2000, जिसमें से 1000 रुपए मिल रहे हैं, उससे कितने शॉर्ट पड़े? 1000। ये 1000 को 500 वाई बियर करेगा, 500 जेड बियर करेगा। सो क्यों करेंगे? बिकॉज तुमने जॉइंटली प्रॉमिस किया था। तुम्हारा एक प्रॉमिसर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, बचा हुआ अमाउंट तुम्हें बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ जेड ने पूरा 6000 पे कर दिया है, पूरा 6000 पे कर दिया है। कहना इसे 6000 में 500 रुपीज उसने एक्स का शेयर दिया एंड 2000 रुपीज उसे अपना शेयर देना था, 2500 देना था उसे, राइट? अब और 1000 रुपए तो 1000 रुपए तो एक्स से आ ही गया ना, 6000 रुपए जेड ने ए को दिया, 1000 रुपीज एक्स से आ गया, 5000 बचा, 5000 2500 उसका शेयर है, बचा हुआ 2500 वो वाई से रिकवर कर लेगा। यानी वाई एक्स को 2000 अपना शेयर देगा और 500 एक्स का शेयर देगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन है क्या इस एग्जांपल में? एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आया था रिसेंटली। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएगा, कई बार सिंपल देख के हमें लगता नहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ होगा, इतना इजी कैसे पूछ लिया, तो कई बार जेन्युइनली इजी आ जाता है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो फिर लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ, हाँ दोनों वाई और जेड। यस, एक को तो पूरा पेमेंट चाहिए, तुमने जॉइंटली प्रॉमिस किया ना, तब तुम्हें बियर करना पड़ेगा। फिर 3-3000 देंगे, जैसे नीचे वाले केस में हम 2500 दे रहे हैं। यहां देखो 5000 देना था, प्रॉमिस किसने किया था? एक्स वाई और जेड ने मिलके, क्वाइट, एक्स वाई जेड ने मिलके प्रॉमिस किया था एंड जेड इज अनेबल टू पे एनी अमाउंट, जेड कुछ भी अमाउंट नहीं दे पा रहा, तो 2500 इक्वली दे रहे हैं एक्स और वाई। चलो एक बार आप लोग डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स रीड करेंगे। जो बातें हमने अभी ऊपर डिस्कस की वो बस अपोजिट साइड से देखनी है आपको। ध्यान देना, ये सारे प्रोविजन आर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी इंटेंशन। मतलब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हो कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलके 6000 रुपए देने वाले थे, पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि मैं तीनों से इंडिविजुअली 2-2 हजार रुपए लूंगा, अब क्या मैं किसी एक को पकड़ के पूरे 6000 मांग सकता हूं क्या? अब अगर कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या उसका शेयर बाकी दोनों बियर करेंगे क्या? पक्का? सो आई होप ये चीजें हमें समझ में आ रही। कॉन्ट्रैक्ट में हम जो भी बातें पढ़ रहे, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, दैट मीन्स अनलेस अदरवाइज अग्रीड, कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है वो फॉलो करो, अदरवाइज नहीं लिखा है तो ये फॉलो करो। जैसे आप अकाउंट में पार्टनरशिप में देखते हो ना, राइट, कि अगर पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वो फॉलो करो, अदरवाइज इक्वल। सो वैसा ही है, अगर आपके एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो वो फॉलो करो, अदरवाइज ये प्रोविजन फॉलो करो। क्लियर है? चलिए डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट क्विकली रीड करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल।
किसका ये लेटर? ये नोटबुक किसकी है? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने कभी बोला मनी वर्थ? कंसिडरेशन इज मनी और मनी वर्थ कब बोला मैंने? मनी वर्थ में गुड्स और सर्विस तो बाहर निकल जाएंगे। कंसिडरेशन में दो वर्ड कभी आंसर से मिस नहीं होने चाहिए। सबसे पहला क्विड प्रो क्यू, दूसरा समथिंग इन रिटर्न। ये किसका है? ये तो कंसिडरेशन का पॉइंट ही नहीं है, मैं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का लिख दिया। कंसिडरेशन मस्ट हैज टू बी लीगल लॉफुल, वी आर नॉट सपोज टू डू इलीगल बिजनेस। ये ऑब्जेक्ट में जाएगा पॉइंट। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही मैटर तुम्हारे लीगल रिलेशनशिप पॉइंट पे नहीं आया। पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो, तीनों पॉइंट्स। बाकियों का मैं बाद में कल चेक करता हूँ, दो एक दे दो बस। ये एक एक पॉइंट हेड पॉइंट लिखने से नहीं चलेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। किसका है ये? पेन किसका है? चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ मैं भेजता हूं, को सॉल्व करके लाना नेक्स्ट लेक्चर में।